जवाब देते हैं, वो भी आएंगे इसी शो में। सो स्टे ट्यून्ड। FM 107 पर शुरू हो चुका है चारों के साथ टेक इट इजी। इट इजी, एक बेहद खूबसूरत शाहिद कपूर का गाना। आपको मालूम है, बहुत ही बड़े नामों में से एक है बॉलीवुड में, लेकिन एक वो वक्त था जब वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पे अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना के पीछे नाचे थे। इसके भी अलावा एक टेलीविजन कमर्शियल था जिसमें रानी मुखर्जी और शाहरुख खान के साथ आए थे। एंड आपको मालूम है, वो एक बहुत पुराना एक एड आया करता था, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। ये कॉम्प्लान बॉय रह चुके हैं, मतलब बचपन में भी इन्होंने टेलीविजन कमर्शियल में एक्ट करके अपने आप को स्क्रीन से बड़ा ही कंफर्टेबल कर लिया था। इसके अलावा बैकग्राउंड डांसर, जैसे मैंने आपको बताया, ताल, इसके अलावा दिल तो पागल है, उसमें भी ये एक शामक डावर डांस ग्रुप के हिस्सा थे। और बॉलीवुड में आने से पहले ये एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पे बहुत सारे डांस शामक डावर के डांस ग्रुप्स में परफॉर्म कर चुके थे। ये एक लौते बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अमेरिकन F-16 एयरक्राफ्ट उड़ाना आता है। एक ऐसी सिग्निफिकेंट मूवी थी मौसम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट तो नहीं हुई थी, लेकिन लीड एक्टर्स रियल एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, ऐसा कब देखने को मिलता है। तो शाहिद कपूर वो इकलौते और पहले बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अमेरिकन F-16 सुपर वाइपर चलाया, और इसके लिए वो खास एक ट्रेनिंग जो थी उन्होंने एक पूरे महीने के लिए ली बिफोर हिज बिग फ्लाइट। शाहिद कपूर हैं कंप्लीटली वेजिटेरियन, इनफैक्ट अब तो वो वीगन हो चुके हैं, मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं। और ये हुआ था तब जब उड़ता पंजाब है के बाद उन्होंने एक किताब पढ़ी, लाइफ इज फेयर, ब्रायन हाइंस की। बस वहीं से बहुत ही डीप इम्पैक्ट हुआ उनके नजरिए पर एंड उनकी चॉइसेस पर, खासतौर से खाने के मामले में, यानी इंस्टेंटली गिव अप मीट। आपको पता है, अपनी डेब्यू फिल्म इश्क विश्क, उससे पहले 100 दफा वो रिजेक्ट हो चुके थे। मतलब कुछ ऐसे दिन हुआ करते थे जहां पे ना पैसा होता था ट्रैवल करने का, ना खाना खाने का, और ना ही ऑडिशन देने का, लेकिन ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन वो देते रहे और थके नहीं। बहुत ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आप सुन रहे हैं शाहिद कपूर द बर्थडे बॉय के बारे में, जिनके आज 2 बच्चे हैं। आज नहीं, मतलब जिनके 2 बच्चे हैं और जैन और मीशा नाम है, वेरी क्यूट किड्स। शाहिद कपूर का घर कितना एक्सपेंसिव है, और शाहिद कपूर को क्या क्या चीजें खरीदने में बहुत मजा आता है, ये भी बताऊंगी। सुनते रहिए FM 107 पर चारों के साथ टेक इट इजी। इट इजी, जैसे कि मैंने कहा, एक वक्त था जब हैदर, जो फिल्म उन्होंने विशाल भारद्वाज के लिए की थी, ऐसा माना जाता है कि उसके लिए कोई पैसा उन्होंने विशाल भारद्वाज को चार्ज नहीं किया था। विशाल की वो डायरेक्टोरियल फिल्म थी और वो उसके बहुत बड़े फैन, और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन अब जो उनकी फिल्म आने वाली है जर्सी, वो एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है और क्रिकेट पर बेस्ड है। कहते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए, कहते हैं शाहिद कपूर ने अब तक इस फिल्म के लिए अपने सबसे ज्यादा प्राइस कोट किया है, जो कि है 35 करोड़, और इसके भी अलावा 20% शेयर भी मांगा है फिल्म के प्रॉफिट्स में से। वो क्या बात है। तो ह्यूज रेम्यूनरेशन, इसके साथ प्रॉफिट शेयर भी। और न्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली पिछले साल में ये रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज होगी 2021 में। शाहिद कपूर के जुहू का बंगला उनके इंस्टाग्राम पिक्चर्स में अक्सर दिखता रहता है। बहुत ही खूबसूरत सा पैटियो और आउटडोर एरिया है, लो सीटिंग, वुडन सब कुछ, और बहुत ही फंकी सा बनाया हुआ है। लेकिन ये जुहू का जो घर है 30 करोड़ का, इसके अलावा शाहिद और मीरा कपूर का एक और घर है मुंबई में, जिसकी कॉस्ट है 56 करोड़। वो अगर आप पूछेंगे कि भाई इन्हें क्या खरीदना पसंद है, ये क्या कलेक्ट करना चाहते हैं, या किन चीजों के शौकीन हैं, तो भाई बाइक्स इन्हें बहुत ही पसंद है। इन्हें बाइक्स और गाड़ियों का बहुत शौक है, और उनकी प्राइज्ड पोजेशंस में एक BMW 310R और एक डुकाटी स्क्रैम्बलर स्पेशल बहुत ही स्पेशल हैं। शाहिद कपूर ने एक फिटनेस ऐप पे भी पैसा लगाया हुआ है, और इनकी अपनी क्लोथिंग रेंज है और ब्रांड है। तो देखा आपने, एक्टर होने के बावजूद मल्टीपल चीजों में इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। सो ही इज प्रीटी स्मार्ट एंड शार्प। 2019 बहुत उनके लिए लकी रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ी अभी तक उनकी फिल्म है कबीर सिंह,
उससे उन्होंने रेक इन किए थे बहुत सारे पैसे, और उसके बाद पद्मावत वो भी हिट हुई। सो ये साल उनके लिए इतना अच्छा रहा कि वहां से उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है, और डेफिनेटली शाहिद कपूर को बना दिया है इसने एक बैंकेबल और सेलेबल स्टार। टेक इट इजी। क्या आप सब्जियां खरीदने ग्रोसरी जाते हैं, या आप ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं? भाई बड़ा कंपटीशन हो गया है अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग दामों में। आपको लगता है ओ माय गॉड, गोभी सिर्फ 2 रियाल की, भिंडी और इतनी सस्ती बाय द वे, जब कैप्सिकम लेने जाते हैं तो हम हमेशा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो ग्रीन कैप्सिकम है या शिमला मिर्च जो हरे रंग की होती है, वो इंडियन वाले जो डिशेस होती हैं, इंडियन पाकिस्तानी डिशेस जो होती हैं उसमें ज्यादा डलती है, जबकि जो येलो वाली होती है और जो रेड वाली बेल पेपर होती है, उसे बेल पेपर कहते हैं, वो खास तौर से पास्ताज में या पिज्जाज में या इंटरनेशनल क्विजीन की जो डिशेस होती हैं, जो देसी खाने नहीं होते, उनको छोड़कर विदेशी खानों में ये डलता है। और मुझे लगता था कि अलग अलग पेड़ होते होंगे, जो हरी वाली शिमला मिर्च है वो हरा पेड़ होता होगा, जो रेड वाली शिमला मिर्च है उसका अलग पेड़, और जो येलो वाली शिमला मिर्च है उसका अलग पेड़। जनाब, इतने सालों बाद लाइफ में मुझे पता चला है ये तो सब एक ही है। आपको भी नहीं पता था? क्या बात कर रहे हैं देन सेम पिंच वेल, रेड बेल पेपर्स बेसिकली इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है, और विटामिन ए और सी येलो बेल पेपर से डबल होता है। इसमें विटामिन B6 भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, और अगर इन तीनों रंगों के कैप्सिकम को आप कंपेयर करें तो लाल वाला बेल पेपर सबसे महंगा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो सब एक ही है। एक ही इसलिए है कि जो हरी हरी कैप्सिकम है उसे पहले तोड़ लिया जाता है, फिर वो थोड़ी पकती है, वो येलो हो जाती है, फिर उसे तोड़ लिया जाता है, फिर वो थोड़ी और जब पक के रेडी हो जाती है तो लाल कलर की हो जाती है। लो जी, एक ही पौधे से 3-3 कलर, ये तो बहुत नाइंसाफी है मुझे लगता था अलग अलग सब प्लांट्स होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं। एनीवेज, चाहे आप खाएं ग्रिल्ड फॉर्म में या इसे यूज करें सैलेड में, या बनाएं मटन के साथ, या फिर पिज्जा के ऊपर, शिमला मिर्च जो होती है ना, इसका एक अनोखा अलग सा ही स्वाद आता है। एंड और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बहुत पसंद होती है शिमला मिर्च। अक्सर लोगों को ये जो वेजिटेबल है वो नहीं पसंद होती। हाँ, आपने भी सोचा था ना वेजिटेबल है, तो चलिए एक और शौक देती हूँ, ये वेजिटेबल है ही नहीं, ये फ्रूट है एसेंशियली, क्योंकि अंदर से हॉलो होता है, इसमें सिर्फ अंदर एक बंच में, क्लस्टर में सीड्स होते हैं, और एक्चुअली ये फ्रूट की कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन बनाते हम इससे सब्जियां हैं। लो, आज 2 झटके दे दिया आपको, वो भी एक ही सब्जी के बारे में कहिए थैंक यू भाई। ऐसे एजुकेशन वाले झटके अच्छे होते हैं ना, मतलब जहां पे आपकी नॉलेज बढ़े। FM 107 पर, इसीलिए तो कहती हूँ जनाब, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें, और कुछ सारे जहां की बातें आप सुनते हैं यही। माय गॉड, यू कैन ओनली गेस एंड आई कैन ओनली गेस। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या फैंटास्टिक गाने बजेंगे, है ना? लेकिन सस्पेंस, पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता। एनीवेज, मोर म्यूजिक कमिंग योर वे, एंड डोंट फॉरगेट, अगर आरजे चारू पर आपने कोई मैसेज किया है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपका मैसेज पढ़ूं या हो सकता है ना पढ़ूं, डेफिनेटली एक्नॉलेज तो जरूर करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट 66644107 है वो व्हाट्सएप नंबर, जहां भेज सकते हैं आप अपना व्हाट्सएप। गानों के उस पार मेरे साथ होंगे हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी, जो कि देंगे कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब। याद है ट्यूसडे को मंगल का दंगल में हमने टेलीविजन पर बहस छेड़ी थी। मुद्दा ये था कि टेलीविजन ज्यादा नहीं देखना चाहिए और ऐसा क्यों खराब हो सकता है सेहत के लिए, लेकिन हंसराज है कि मानने को तैयार नहीं थे। अब हमारे माइंड एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहेंगे वही जानते हैं, बस कुछ ही टाइम में। सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। मजे की बात यह है कि धनुष, यानी अपने धनुष, जो रांझना में सबसे पहली बार हिंदी बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने किया था, अब वो एक हॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। और इसी साल आप देखेंगे जून 21 को द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर। तो बहुत ही अमेजिंग सी ये न्यूज है, एंड आई थॉट आई शेयर विद यू, खासतौर से धनुष फैंस के लिए जिन्होंने शमिताभ के बाद उन्हें किसी भी और हिंदी फिल्म में नहीं देखा। लेकिन मैंने थारली एंजॉय किया धनुष का परफॉर्मेंस इन हिज फर्स्ट मूवी रांझना। ऑल राइट, इंटेंस सिनेमा से आते हैं एक ऐसे सवाल पे जहां पे इंटेंस
एकदम इंटेंस होकर लोग इतने इतने घंटे टेलीविजन के सामने बिता देते हैं कि बस क्या पूछिए। टेलीविजन से हटते हैं तो फोन पे लग जाते हैं, फोन से हटते हैं तो लैपटॉप स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो किसी ना किसी तरह स्क्रीन आपके सामने है, कुछ मिनट नहीं बल्कि कुछ घंटों तक दिन में। तो सबसे पहले वंस अगेन वेलकम उमेश टू आवर शो। और आपके लिए यही पहला सवाल है कि इतना ज्यादा स्क्रीन देखना क्या ये सेहत के लिए सही है? मेंटली ये हमारी सेहत पे क्या असर कर सकता है? चारू, जब हम वेब सर्फिंग, फोन सर्फिंग या फिर टेलीविजन वॉचिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे कैजुअल एंटरटेनमेंट समझ के हार्मलेस समझते हैं, जबकि ये एक फुल फ्लेजेड एडिक्टिव बिहेवियर है जिसके काफी नुकसान हो सकते हैं। जब हम रेगुलरली किसी स्क्रीन को देखते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो ये है कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी लेफ्ट हेमिस्फीयर से शिफ्ट होके राइट हेमिस्फीयर में आ जाती है। ये अपने आप में एक एबनॉर्मल क्रिया है, क्योंकि इस एक्टिविटी के शिफ्ट के दौरान हमारे ब्रेन में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई ड्रग लेने पे हमें जो फीलिंग आती है, और बिकॉज ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज बन जाती है, हमें उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो हम टीवी पर देखते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस को लोअर कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे गिल्ट, फियर, ग्रीफ, डिजायर, प्राइड, ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है, जो कि हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल्स को बढ़ाते हैं। और क्योंकि हमारे लोअर कॉन्शियसनेस को ट्रिगर किया गया है, तो हमारा हायर कॉन्शियसनेस, जिसकी क्षमता होती है क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सोशल कनेक्टिविटी, उससे जुड़ी होती है हायर कॉन्शियसनेस, वो थम जाती है। और उस चीज को, हमारे हायर कॉन्शियसनेस को ये परमानेंटली डैमेज कर देता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि माइंडलेस सर्फिंग और टेलीविजन व्यूइंग का जो हैबिट है उसे क्विट करना चाहिए लोगों को, हमारे दर्शकों को, हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें ये हैबिट को कंप्लीटली क्विट करके उन्हें हेल्दी हैबिट्स से रिप्लेस करना चाहिए जो कि हायर कॉन्शियसनेस को प्रमोट करते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज मैं सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे एक्सरसाइजिंग, दोस्तों से मिलना, किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, अपने इंटरेस्ट या पसंद का कोई कोर्स करना, मेडिटेशन, अपना रूम ऑर्गेनाइज करना, फ्यूचर गोल्स सेट करना, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसे कुछ चीजें जब आप अपने शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी दोनों को इंप्रूव देख सकते हैं। थैंक यू सो मच चारू। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम को कम करना है, टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करना है, ताकि हम ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा फोकस के साथ काम कर सके। फील्ड कोई भी हो, किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसका जवाब लेकर हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट FM 107 पर आप सुन रहे हैं थर्सडे स्पेशल हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश वेरवानी के साथ टेक इट इजी। हाँ, तो हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल करना चाहते हैं। कोई HR में है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई सिंगर है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आप एकदम टॉप तक पहुंच जाओ, हाईली सक्सेसफुल हो जाओ? इसके लिए क्या करना जरूरी है? चारू, आज 90% से ज्यादा लोग दुनिया में मीडियोक्रिटी का शिकार हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो शैलो वर्क है। ये टास्क वो होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के साथ परफॉर्म किए जाते हैं और कोई न्यू वैल्यू या कोई नया वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं और इजीली रेप्लिकेबल होते हैं। कुछ समय ऐसा शैलो काम करने के बाद वो परमानेंटली अपनी कैपेसिटी टू परफॉर्म एक्सीलेंटली को खत्म कर देते हैं। अपनी किताब डीप वर्क में ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने इस आइडिया को बहुत ही बारीकी से समझाया है। इस किताब में ऑथर न्यूपोर्ट बताते हैं कि कोई भी काम में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डिस्कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। आज की तारीख में कोई भी काम हम जब करने बैठते हैं क्रिएटिव काम,
तो पहले चीज हम ये करते हैं कि इंस्पिरेशन के लिए या आइडियाज के लिए या रिसर्च के लिए इमीडिएटली हम इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं, और ये एक्चुअली इल्यूजन क्रिएट करता है, जो हमें फील कराता है कि हमने बहुत ही मुश्किल काम आसान कर दिया और अपना टास्क कर दिया। पर दरअसल में ये डिस्ट्रैक्टेड काम जो है मीडियोकर होता है और एक्सीलेंस और डीप वर्क से कोसों दूर होता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि ग्रेट साइंटिस्ट और जीनियसेस जो हैं अपने आप को आइसोलेशन में बंद कर देते थे, और किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या क्रिएटिव वर्क के दौरान वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देते थे। अब ये चाहे कोई साइंटिस्ट हो या लेखक हो, वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री, आइसोलेशन और टेक्नोलॉजी से कट ऑफ होके ऐसे मास्टरपीसेस प्रोड्यूस कर लेते थे जो सदियों बाद भी पॉपुलर है। अब कई किताबें इस विषय में लिखी गई हैं जो ये चीज़ों को हाईलाइट करती हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये किताबें हासिल करें और पढ़ें। इनके कुछ नाम मैं बताता हूं आपको, जैसे इसी विषय में ये लिखी गई हैं, जैसे द शैलोज बाय निकोलस कार, हैमलेट्स ब्लैकबेरी बाय विलियम पावर्स और द डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन बाय एलेक्स सोयंग। याद रखें कि किसी भी फील्ड में अगर एक्सीलेंस लेवल तक पहुंचना है तो बहुत ही जरूरी है डेली 4 से 5 घंटे का फोकस्ड अटेंशन उस काम से रिलेटेड थिंकिंग और राइटिंग के लिए रखें। तब जाके आप ऊपरी मीडियोक्रिटी को चीर के एक्सीलेंस के डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। That's amazing, कितनी क्लैरिटी मिल गई है। अब समझ में आ गया कि अगर आप सिंगर हैं और आप चाहते हैं कि सिंगिंग में एक्सीलेंस हासिल करें तो 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको इस क्राफ्ट को देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा फोकस के साथ इसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा ताकि आप इस फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर पाएं, और यही चीज हर फील्ड में लागू होती है। थैंक यू वेरी वेरी मच उमेश। और एक ब्रेक हम लोग लेंगे कुछ हफ्तों का, और उसके बाद आपको दोबारा इनवाइट करेंगे हमारे थर्सडे स्पेशल सेगमेंट में ऑन टेक इट इजी। थैंक यू सो मच के साथ टेक इट इजी, इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, टेक इट इजी। बाय द वे, जब मैं आपको धनुष के बारे में बता रही थी तो जब गाने चल रहे थे तो मैंने कुछ और रिसर्च की। आपको पता है धनुष का नेटवर्थ कितना है? 180 करोड़ INR। एक और चीज बताती हूँ, कुछ लोग ये समझते होंगे कि जब आप लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस देखते हो, मिलियनर्स बिलियनर्स के लाइफस्टाइल कैसे होते हैं, किन घरों में रहते हैं, कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, कौन सी यॉट्स और शिप्स और बोट्स ओन करते हैं, किसी किसी के पास तो प्राइवेट जेट भी है। आप सोचते हो कि हाय दिल जलता है, लोग कितना कितना कमाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अरे नहीं, आपको पता है दिन में एक दफा 15-20 मिनट ऐसे वीडियो जरूर देखा करें और खुद को इमेजिन करें कि आप उस यॉट में हैं, आप उस घर में रह रहे हैं, आप उस गार्डन में चल रही हैं। ओह माय गॉड, ये जो वंडर और मिराक्युलस वाली दुनिया होती है ना, इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, ये बेहद खूबसूरत होती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। वो कहते हैं ना कि पहले ख्वाब देखो तभी तो सच्चा होगा, और ख्वाब देखने में ये हेल्प करते हैं लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफ द मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। तो चलिए, आज आपको काम पे लगा दिया मैंने। ख्वाब देखिए बड़े बड़े, एंड आई होप हर प्यारा से सपना आपका सच्चा हो। आपसे मुलाकात होगी अब संडे को। टेक अ ब्रेक, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखिए, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड टेक इट इजी।